Hi guys, welcome back. Let's start with topic number 1.6 Henry Fayol एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन मैनेजमेंट। इसके पिछले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस और नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वगैरह हो गया है। प्रिंसिपल पढ़ते टाइम हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल क्या होता है, ये प्रिंसिपल डेवलप कैसे होता है। इसमें हम एक चीज़ देख रहे थे बार बार कि प्रिंसिपल जो है ये डेवलप किया जाता है एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस से। जब भी कोई भी एक्सपर्ट या कोई भी प्रोफेशनल रिसर्च करता है अपनी बातों पे, या उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे ऐसी थियरीज बनती है जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। वो क्या करता है, तो वो एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे कौन कौन से एक्सपर्ट है जिन्होंने प्रिंसिपल के बारे में बताया है, तो इसमें एक नाम आता है हेनरी फयोल का। हेनरी फयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल बताए और ये 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट को हेल्प करता है उसके गोल को अचीव करने के लिए। इसके बारे में जब जाने, इससे पहले दो बातें जानना बहुत जरूरी है। एक तो हेनरी फयोल कौन थे, और दूसरा आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्या होता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, एग्जाम में नॉर्मली हर बार आता है। 14 प्रिंसिपल में से कोई भी 7 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना होता है, या तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि वो आपको 14 प्रिंसिपल में से कौन से भी 7-8 प्रिंसिपल दे देंगे और आपको वही प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना होगा। इसलिए आप 100% मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपको आएगा। दूसरा, हेनरी फयोल कौन थे, तो हेनरी फयोल के बारे में पढ़ लेते हैं। हेनरी फयोल जो है उनका जो बॉर्न हुआ था 1841 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। उन्होंने 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली। माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वो काम करने लगे। काम करने के बाद 1888 में उनको मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन मिला। जब उनको ये पोजीशन मिला तो जो कंपनी थी वो कंपनी बहुत ही इंसॉल्वेंट कंडीशन में थी। इंसॉल्वेंट कंडीशन यानी क्या, बैंकक्रप्ट, दिवाला निकलना। उस कंपनी का ऑलरेडी दिवाला निकल चुका था। पर जब 30 साल के बाद उन्होंने अपनी कंपनी से रिटायरमेंट लिया तो उन्होंने अपने मैनेजमेंट स्किल्स को यूज करते हुए, अपने प्रिंसिपल को यूज करते हुए उन्होंने उस कंपनी को इतना अच्छा डेवलप कर दिया था कि जब वो रिटायर हुए तो वहाँ उनकी उस कंपनी की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही अच्छी थी और फाइनेंशियली वो बहुत ही स्ट्रांग हो गए थे। ठीक है। उसके बाद हेनरी फयोल जब अब ये दौरान में जब वो किसी उस कंपनी में काम कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि किसी भी कंपनी को अच्छे से वर्क करने के लिए या उनके गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो फॉलो करने चाहिए। वही अपने एक्सपीरियंस से बाद में उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने अपने पूरे 14 प्रिंसिपल के बारे में बताए। हेनरी फयोल के बारे में काफ़ी जाना। कुछ चीज़ें आपके बुक्स में दी हुई है, कुछ चीज़ें बुक्स के बाहर की नॉलेज थी जो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए जो बताना ज़रूरी था। अब बात करते हैं आपके बुक्स की। बुक्स में क्या लिखा है, तो हेनरी फयोल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ये यहाँ पे फयोल इंजीनियर साहब का फोटो है। ठीक है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में। हेनरी फयोल का जो बर्थ है वो 1841 में हुआ था। डेथ की बात करोगे तो 1925 में उनका डेथ हो गया था। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। फ्रांस जो कंट्री है वहाँ के इंजीनियर थे। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर इन फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड रोज द पोजीशन ऑफ द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी कि एक इंजीनियर से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर MD तक वो गए। इसी बीच की वो कहानी थी जो मैं आपको बता रहा था कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में थी, फिर उसको अच्छे पोजीशन पे लेके आया और जब वो रिटायर हुए तो कंपनी अच्छे पोजीशन में थी। आफ्टर कंडक्टिंग मैनी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इन ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कंपनी बहुत ही डिक्लाइन हो गई थी। उनको ऊपर लाना था कंपनी को, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उनको करने पड़े, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन उनको करने पड़े फयोल। और वो सब करने के बाद फयोल प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन्ड इन फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये उन्होंने बुक लिखी थी। वो बुक में उन्होंने 14 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है कि ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल है जो हर एक कंपनी के मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, और अगर वो फॉलो करते हैं तो उन्होंने जो भी गोल सेट किया उस गोल को अचीव कर पाएंगे। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट
थॉट्स ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और उन्होंने जो ये कंट्रीब्यूशन किया है मैनेजमेंट के फील्ड में, इसी के लिए इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। और ये जो वर्ड है इसको कभी कभी उन लोग ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं आपके एग्जाम्स में, कभी कभी मैच द कॉलम में पूछेंगे, कभी कभी आपको फिलिंग द ब्लैंक में पूछेंगे, पर ये पूछ लेते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल बताए कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी 14 बातें जिनका ध्यान रखना है, ये हमेशा याद रखो, एकदम आपको रट्टा होना चाहिए 14 प्रिंसिपल कौन कौन से है। तो सबसे पहले 14 प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें। तो आपको टोटल 14 प्रिंसिपल है जो आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखो पहला ही प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क को लेके। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, पर हर एक बंदा हर काम के लिए अच्छा नहीं होता या हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं होता। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझो। हर कोई मैच देखता है। अभी जो इंडियन टीम है, इंडियन टीम में जो 11 फील्डर्स होते हैं, वो सारे फील्डर जो भी, हर एक बंदा किसी ना किसी काम में एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है। अभी बुमराह को बोलोगे ओपनिंग कर लो भाई, या बुमराह को बोलोगे सब कुछ कर लो, या विराट कोहली को ही बोलोगे सब कुछ कर लो, तो नहीं कर सकता। हर एक बंदा किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी है कि मैनेजमेंट में आप फाइंड आउट करो कि कौन सा आपका कौन सा बंदा है जो किस काम में एक्सपर्ट है, और वो जिस काम में एक्सपर्ट हो उसको वही काम डाइवर्ट करना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क यानी जब भी आप काम का बंटवारा करते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है आप उसको वही काम दो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हेनरी फ्योल साहब क्या बोलते हैं कि आप जब भी काम का डिवीजन करो तो आप हमेशा देखो कि आप उस इंसान को काम दो जो उस काम में एक्सपर्ट हो। देखते अंदर क्या लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, according to this principle the work is divided into different kinds such as technical। काम जो है बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स यानी बहुत सारे चीज़ों में बांटे जाते हैं, जैसे कि टेक्निकल हो गया, फाइनेंशियल काम हो गया, कमर्शियल काम हो गया, सिक्योरिटी ऑपरेशन हो गया, अकाउंटिंग का काम हो गया, मैनेजरियल। तो ये बहुत सारे काम है, ठीक है। इट इज असाइन टू एम्प्लॉय यानी कि ऐसे एम्प्लॉय को देना, इट असाइन टू एम्प्लॉय एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटी। आप जब भी ये सारे काम को किसी ना किसी को दे रहे हो तो आप उस बंदे की कैपेबिलिटी देखो, क्वालिटीज देखो। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्ट। एक बात बताओ, अगर मैच में लास्ट ओवर में अगर समझो 15 या 20 रन चाहिए और आपके पास धोनी और बुमराह 2 जन है जिसकी बैटिंग बाकी है, आप किसको भेजोगे? धोनी को भेजोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो बंदा उतना रन स्कोर कर सकता है, उसके पास वो कैपेबिलिटी है, उसके पास वो क्वालिटी है। और अगर आपकी फील्डिंग चालू हो और आपको डिफेंड करना हो 15 रन या 10 रन, तो आप बुमराह से बॉलिंग करवाओगे। क्यों? क्योंकि मालूम है धोनी को तो बॉलिंग आती नहीं, वो नहीं कर सकते, पर बुमराह बॉलिंग कर सकते हैं तो आप उनसे करवाओगे। यानी ये काम जो है ये आप बंदे के क्वालिटी और एक्सपर्टीज के हिसाब से बांटते हो। तो इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, यानी कि पॉइंट नंबर 2 सेकेंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको भी हम लोग मैच के हिसाब से समझेंगे कि जिस बंदे को अथॉरिटी दी जाती है उसी बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो कैप्टन होता है, इंडियन कैप्टन विराट कोहली, उसको सारी अथॉरिटी है कि आप टीम सेलेक्ट करो, टीम में जहाँ फील्डर आपको कहाँ रखने, किस फील्डर से कब क्या कराना, ये सारी अथॉरिटी है। और अगर मैच जीत जाते हैं तो भी उनको क्रेडिट जाता है, और अगर हार जाते तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी बनती है? विराट कोहली की। तो अगर आपको कहीं पे अथॉरिटी मिल रही है तो उस अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आप किसी को रिस्पॉन्सिबल तब तक नहीं बोल सकते जब तक उसके पास अथॉरिटी ना हो। एक बात बताओ, आप मैच हार गए, टीम आपने बराबर सेलेक्ट नहीं की, इसके वजह से आप हार गए, तो जो न्यू कमर्स था आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते कि इनके वजह से टीम हार गई। नहीं, जिस बंदे के पास अथॉरिटी है उसी बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप उसको तब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते जब तक उसके पास अथॉरिटी ना हो। ये सेकंड प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। देखते हैं। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है उसके बारे में बोला गया है कि अथॉरिटी इज द राइट टू टेक
डिसीजन। इट इज़ नेसेसरी टू गेट थिंग डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबॉर्डिनेट, कि सबॉर्डिनेट से आप सही तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से काम करा के ले। टीम के कैप्टन का भी काम यही होता है कि आपके पास जितने भी फील्डर अवेलेबल है उससे आप अच्छे तरीके से काम करा के ले। उसके बाद फ्रॉम सबॉर्डिनेट, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। उसके बाद अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आपके पास अथॉरिटी आएगी उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास थी। जब विराट कोहली कैप्टन हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास आ गई? विराट कोहली के पास। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख के आना है। और कभी कभी ये ट्रू फॉल्स में भी पूछते, ट्रू बता के आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो अथॉरिटी ऑलवेज कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लाइन। If the manager is given the authority to complete a task within a given time, अगर मैनेजर को बोला गया है कि आपको इतने टाइम में काम खत्म करना है, he should be held responsible if he does not complete the work in given time। तो वही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसने उस दिए टाइम में काम नहीं करा के लिया तो। Manager should have proper authority to take managerial decision on his own in respect of the goal। और मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी या मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इस काम को पूरा करने के लिए वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सके। ठीक है, समझे? अब प्रिंसिपल नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जितने भी एम्प्लॉय है उसमें डिसिप्लिन बना रहे। अगर डिसिप्लिन नहीं बना रहेगा, सबॉर्डिनेट जो है वो सुपीरियर की अथॉरिटी नहीं सुनेंगे, ऑर्डर नहीं सुनेंगे, तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये हेनरी फ्योल का तीसरा प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू फ्योल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट असेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट असेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉय मस्ट ओबे, ओबे यानी आदर करना, एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रूल बनाए वो सारे मैनेजर को या सारे एम्प्लॉय को उसका आदर करना चाहिए और उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए टू अचीव द गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये करते हो तो ही आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाओगे, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। और आपने अगर डिसिप्लिन अच्छे से फॉलो की है तो ये एक इफेक्टिव लीडरशिप की क्वालिटी को दर्शाता है कि आपके पास एक ऐसा लीडर है जो हर एक एम्प्लॉय को डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बाध्य करता है। देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल। मैनेजमेंट हो या वर्कर हो, मैनेजमेंट यानी कि सुपीरियर और वर्कर यानी सबऑर्डिनेट, उसके नीचे जो भी हो, हर एक बंदे को क्लियर होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रूल क्या है। ठीक है, उसके बाद बेसिक डिसिप्लिन शुड ऑब्जर्व एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और भले वो टॉप लेवल का बंदा हो, मिडिल लेवल का बंदा हो या लोअर लेवल का बंदा हो, तीनों ही जगह बेसिक डिसिप्लिन जो वो तो दिखनी ही चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल नंबर 4। इंजीनियर साहब यानी हेनरी फ्योल साहब क्या बोलते हैं कि जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई टीम बनाते हो तो उसमें यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। यही वो उनका कहना क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी टीम है, टीम का जो एक ही लीडर होना चाहिए, एक ही लीडर। 10 अभी 100 जन की टीम है उसमें 10 लीडर नहीं होने चाहिए। अभी हमारा जो इंडियन टीम है उसमें एक ही लीडर है और सारे लोग उस एक लीडर की बात सुनते हैं। और अगर समझो 2 लीडर होंगे, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा भी अपना एक बता रहे तुम यहाँ आ जाओ, तुम वहाँ आ जाओ, फिर कैप्टन जी बोल रहे नहीं आप वहाँ मत जाओ, यहाँ, इसमें क्या होगा? जो फील्डर है उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा। सेम होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी। अगर बहुत सारे लीडर है तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्कर कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होने की वजह से वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते और ऑर्गेनाइजेशन वो गोल अचीव नहीं कर पाती। देखो क्या लिखा है, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन पर्सन, ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। दिस प्रिंसिपल हेल्प इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है तो सॉल्व करने में आसानी होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही लीडर होगा तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा।
employee receive command from more than one authority, he will get confused and will not be able to take decision about whose order should be follow। और बहुत सारे लोग ऑर्डर दे रहे तो बंदा खुद ही कंफ्यूज है कि भाई किसका ऑर्डर मानना है, किसका ऑर्डर नहीं मानना है। इसके लिए एक ही जन का लीडर होना जरूरी है। दिस इज रॉन्ग अप्रोच फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की शुड बी वेल डिफाइंड। ईच एम्प्लॉय शुड नो हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिज। मतलब क्या आपकी हायरार्की यानी क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होता है कि इतने लोग इसके अंदर काम करेंगे और इनको रिपोर्ट करेंगे, फिर ये मैनेजर मिलके इनको रिपोर्ट करेंगे, फिर टॉप लेवल। तो ये एक हायरार्की बनी हुई है। तो हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो किसको रिपोर्ट करने वाला है, ठीक है। इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तो ये मिला के टोटल इंजीनियर साहब ने अपने हेनरी फ्योल जो है उन्होंने 4 प्रिंसिपल बताए। सबसे पहले हम लोग ने देख लिया डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद डिसिप्लिन, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। पॉइंट नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी देखो इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही हेड होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही बंदा डायरेक्शन देना चाहिए। डायरेक्शन यानी क्या, एक ही प्लान होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं सबको पता होना चाहिए कि उनका डायरेक्शन क्या, उनका प्लान क्या है, उनको किस लिए काम करना है। अगर उनको प्लान ही ना पता हो तो कैसे काम करेंगे। जैसे कि अपने आर्मी में इतने सारे लोग होते हैं, कमांडर होते हैं, फिर उनके नीचे हवलदार होते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह होते हैं, कितने छोटे छोटे रैंक के लोग होते हैं, पर हर एक बंदे को पता होता है कि उनका प्लान क्या करना है। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसमें जितने भी लोग थे सबको पता था कि उनका प्लान क्या है। अगर समझो प्लान ना पता होता तो कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुल नहीं होता। सेम आपका यहाँ पे भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द प्रिंसिपल स्टेट दैट there should be one head and one plan। कभी भी एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ईच ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। जितने भी लोग ग्रुप में सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी जब बात करेंगे, जितने भी सोल्जर थे सबका एक ही ऑब्जेक्टिव था। एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग अ सिंगल प्लान। और सबको डायरेक्ट कौन कर रहा था, एक ही बंदा। वो भले ही आपका डिफेंस मिनिस्ट्री हो या आपके आर्मी के चीफ हो या प्रधानमंत्री हो, पर एक ही बंदा क्या कर रहा था, उनको गाइड कर रहा था। सेम आपका ये सेम चीज में भी फॉलो होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। पॉइंट नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप काम कर रहे हो तो एक तो ग्रुप होता है, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर एक बंदे की अपनी एक अलग चाहत होती है और जो पूरा ग्रुप होता है उनका एक अलग ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि टीम की बात करोगे तो हर एक बंदा चाहेगा कि मैं 100 मारूं, 50 मारूं, हर बंदा चाहेगा कि मैं हैट्रिक लूं। हर बंदे की अपनी चाहत है, पर एक टीम की भी चाहत है कि इंडिया जीते। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, यानी कि प्लेयर्स के जो इंटरेस्ट है वो बाद में आते हैं, पहले टीम का इंटरेस्ट आता है। टीम का इंटरेस्ट क्या होता है कि हमको मैच जीतना है, ये टीम का इंटरेस्ट हो गया। और मैच और 100 मारना है कि नहीं मारना है, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। तो आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रखो, पहले ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि टीम के टारगेट को देखो या टीम के गोल को देखो या टीम के इंटरेस्ट को देखो। देखते हैं इसमें क्या लिखा। पॉइंट नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the interest of individual must given less important than the interest of organization के इंटरेस्ट के सामने इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को लेस इंपॉर्टेंट देना चाहिए। वाइल टेकिंग डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन ले रहा है, शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप rather than द इंटरेस्ट ऑफ सिंगल एम्प्लॉय। सिंगल एम्प्लॉय के बारे में आपको सोचना नहीं है, बल्कि आपको पूरे ग्रुप के बारे में सोचना है। सिमिलरली एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। इसी तरह एम्प्लॉय का भी काम बनता है कि पहले वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखे, बाद में अपने इंटरेस्ट को देखे। शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ये जो है आपका 7th प्रिंसिपल है। इसमें क्या बोला गया है कि जब भी
सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि पावर एक बंदे या तो कुछ लोगों के हाथ में होना, जैसे कि हमारे पूरे कंट्री का पावर जो एक हाथ में है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। पूरा पावर एक बंदे या कुछ लोगों के हाथ में होना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दियो, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होते हैं कि हमारे यहाँ पे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और कुछ पावर उन्होंने हर एक स्टेट को भी देके रखा है। तो जो स्टेट को पावर देके रखा है ये हो गया डिसेंट्रलाइज करना, पावर को क्या करना, डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है। और जो मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है यानी कि वो सेंट्रलाइजेशन, पावर ऑफ सेंट्रलाइज। इसमें क्या लिखा है, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द concentration of power and authority. In some organization, power is vested in one hand and few hand. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज वेस्टेड इन वन हैंड और फ्यू, या तो एक हाथ में होता है तो कुछ लोगों के हाथ में होता है। दिस सिचुएशन अकर इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बट इन इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी। नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटे छोटे बिजनेस है, सोल ट्रेडिंग वगैरह हो गया, तो वहाँ पे तो सेंट्रलाइजेशन ही होता है, यानी कि एक ही बंदा होता है जिसके पास पूरे पावर होते हैं। बट जब भी आप लार्ज फर्म की भी बात करोगे वहाँ पे भी सेंट्रलाइजेशन पावर पे ध्यान दिया जाता है कि पावर एक बंदे के पास हो। According to this principle, there must be a proper balance between centralization और decentralization of organization. बड़े फर्म की जब भी आप बात करते हो तो कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे पावर सेंट्रलाइज रखा जाता है, पर आपको प्रिंसिपल मैं इंजीनियर साहब क्या बोलते हैं, हेनरी फ्योल साहब, कि आप जब ये पावर की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पावर को सेंट्रलाइज पावर में रखना है और कौन से पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, यानी क्या पावर आपको दूसरे को देना है और कौन से पावर आपको खुद के हाथ में रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, थोड़ा ऊपर करता हूँ आपको दिखेगा इससे अच्छा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रिंसिपल के हिसाब से ये पता होना चाहिए कौन सा पावर सेंट्रलाइज करना है और कौन सा पावर डिसेंट्रलाइज करना है। This is done according to the size of the organization, nature of the activity. Point number 8, principle of remuneration. Remuneration का मतलब मैंने पहले भी बताया, जिसका मतलब होता है सैलरी, राइट। तो सैलरी, ये हेनरी फ्योल साहब बोलते हैं कि जब भी आप सैलरी डिसाइड करो तो आपको एक प्रॉपर एंड सेटिस्फाइंग सैलरी आपके एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी, जिससे कि वो बंदा अपने सैलरी से सेटिस्फाई रहे, ठीक है। अगर वो बंदा अपने सैलरी से सेटिस्फाई है तो वो इफेक्टिव तरीके से काम करेगा, एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। और जब भी आप किसी बंदे की सैलरी डिसाइड कर रहे हो कि इस बंदे को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो उसके नॉलेज, एक्सपर्टीज, स्किल्स, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से उसको, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से उसको सैलरी डिसाइड होनी चाहिए। और इस सैलरी डिसाइड करते टाइम कंपनी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी की प्रॉफिट कितनी है, कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, कंपनी को कितना फायदा होता है एम्प्लॉय से। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही उसको सैलरी डिसाइड करनी चाहिए मैनेजमेंट को। देखते क्या लिखा है पॉइंट नंबर 8, यानी प्रिंसिपल नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉयज इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड फाइनेंशियली, यानी कि पैसे के हिसाब से आप उसको सेटिस्फाई रख सकते हो। एज वेल एज रिटेन देम यानी क्या, आप उसको अगर सेटिस्फाई करते रहोगे तो वो रिटेन होकर रहेगा, यानी वो आपके पास ही काम करेगा, ठीक है। अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो उसको अगर कहीं और अगर उससे ज़्यादा अच्छा सैलरी मिला तो वहाँ चला जाएगा और आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे फॉर लॉन्ग स्पैम, यानी कि ज़्यादा टाइम तक। द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंट लेवल इन टोटल, यानी कि अगर आप फेयर रेम्यूनरेशन, यानी जितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए उतना रेम्यूनरेशन अगर आप दे रहे हो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का भला कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्योंकि हर बंदा सोचेगा कि अगर मुझे कंपनी इतना पे कर रही है तो मुझे उतना काम करके देना पड़ेगा। द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरिंग, यानी कि जब भी आप रेम्यूनरेशन फिक्स कर रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है या कुछ बातों को सोच के ही सामने वाले बंदे की सैलरी देनी, जैसे कि उस बंदे का स्किल क्या है, उस बंदे के पास नॉलेज कितनी है, उस बंदे के पास एक्सपर्टीज कितनी है, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या, मतलब मार्केट में कितना चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड कितना चालू है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कितनी प्रॉफिट है। पॉइंट नंबर 9, प्रिंसिपल नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी,
कि पहले के ज़माने में कैसा होता था कि अगर आपको आपके टॉप लेवल को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है या आपको बात करनी है तो एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, देखो मैं ऊपर करता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो उसमें देखो डी है, सी है, बी है, ए है, फिर इस साइड आओगे तो ई है, जी है, ई है, एफ है और जी है। यानी कि अगर समझो यहाँ पे डी को अगर जी से बात करनी होती तो स्केलर चेन के हिसाब से उसको डी सी को कम्युनिकेट करेगा, सी बी को करेगा, बी ए को करेगा, ए फिर ई को करेगा, ई एफ को करेगा और एफ जी को करेगा। एक बात समझो, इसमें कितना टाइम लग जाता। अगर कोई इमरजेंसी डिसीजन लेनी हो तो बात करने में ही टाइम निकल जाएगा, कॉम्पिटिटर अपने से आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए ये हायरार्की, ये ट्रेडिशनल टाइम में होता था, यानी पुराने टाइम में। इसके लिए इसके लिए आप नीचे देखोगे, देखो आपको दिखेगा, इसके लिए गैंग प्लैंक करके एक टर्म यूज होता है कि आप अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो बंदा जो डी है हायरार्की को भूल के सीधा जी से बात कर ले। तो ये स्केलर चेन में नहीं आएगा, ये आएगा गैंग प्लैंक में। देखो अभी ऊपर से रीड करते एक बार। पॉइंट नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी आपको एक अथॉरिटी से बात करने के लिए एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। दिस हेल्प, पहले ये मैं करता हूँ अथॉरिटी। This help to ensure the orderly flow of information and communication. ट्रेडिशनली मतलब पुराने टाइम में ऐसा होता था। ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन विच इज टाइम कंज्यूमिंग। उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की हायरार्की सेट करती थी जिसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाता था, यानी टाइम यूज हो जाता था, बर्बाद हो जाता था, बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ जनरल मैनेजर इन्फॉर्म द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर, देन फंक्शनल मैनेजर विल पास इट टू सुपरवाइजर, द सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म इट टू फोरमैन एंड सो ऑन। यानी इस तरीके से चलता था, जैसे यहाँ पे डी सी बी ए दिया हुआ है। सो ऑन अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ अथॉरिटी, जिस तरीके अथॉरिटी है उसके लेवल के हिसाब से होता था। फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन, इस चेन को अवॉइड करने के लिए एंड टू कीप स्पीडी डिसीजन, और हम फटाफट स्पीड तरीके से डिसीजन ले सके, क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्रॉस कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलता है कि आप हायरार्की फॉलो मत करो, इमरजेंसी है, फटाफट डिसीजन लेना है तो आप क्रॉस कम्युनिकेशन भी बात कर सकते हो, विच इज नोन एज गैंग प्लैंक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ अथॉरिटी इज नेसेसरी। इन द अबव डायग्राम द कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड, यहाँ पे पी लिखा है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आपका जी आएगा, पी के जगह पे जी, कहीं पे भी ढूंढ लो पी मिलेगा ही नहीं। तो डी, अगर आपको डी से जी पे बात करना, शुड फ्लो थ्रू प्रॉपर हायरार्की। अगर आप पहले वाले ट्रेडिशनल में हो स्केलर चेन में तो आपको एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, बट टू अवॉइड डिले और इन इमरजेंसी सिचुएशन विल बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज टर्म्ड एज गैंग प्लैंक। समझ में? तो यहाँ पे अपने 9 प्रिंसिपल खत्म हो गए। पॉइंट नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का एक थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब भी कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, यानी कि आप कोई मटेरियल मंगा रहे हो, तो वो मटेरियल या रॉ मटेरियल ऐसे जगह पे सीधा जाना चाहिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। इसको रीड करके समझते हैं। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपकी मशीनरी जो है फैक्ट्री के अंदर 3rd फ्लोर पे है, ठीक है, और आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, और रॉ मटेरियल जो सप्लायर है आपका वो आता है आपके फैक्ट्री के गेट पे रख के चला जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय भेजना पड़ेगा, गेट से वो मटेरियल उठानी पड़ेगी, फिर बिल्डिंग में आओ, बिल्डिंग से फिर 3rd फ्लोर पे लेके जाओ। टाइम गया आपका, टाइम वेस्ट हुआ, एफिशिएंसी लेवल कम हुई। ठीक है, तो एफिशिएंसी लेवल कम ना हो इसके लिए क्या बोला गया कि जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो सही जगह पे होना चाहिए और सही जगह तक पहुंचना चाहिए। तो अगर समझो आप ऐसा कुछ बनाते कि जो मशीनरी है उसको ग्राउंड फ्लोर पे ही रखते और आपका जो सप्लायर है उसकी गाड़ी सीधा ग्राउंड फ्लोर के मशीन के सामने ही आके रुकती, तो वहाँ से सीधा वो रॉ मटेरियल वहाँ से निकलता और मशीन में यूज़ होता, तो इससे क्या आपका टाइम सेव होता, तो एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होती। वही यहाँ पे लिखा है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। Human resources and material should be in the right place at the right time.
फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर आपको ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो जैसे मैंने बताया कि सही सामान सही जगह पे होना चाहिए, सही वर्कर सही जगह पे होना चाहिए और सही टाइम पे होना चाहिए। आपको अभी सामान की ज़रूरत थी, सामान आ रहा है 1 दिन के बाद, आपकी एफिशिएंसी लेवल कम हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। तो सही जगह पे होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लान्ड एट अ राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब। और ह्यूमन रिसोर्सेज के, ये तो मटेरियल की बात हो गई, अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। तो ह्यूमन रिसोर्स भी बोला कि हर एक बंदे को सही जॉब पे लगाना चाहिए। एक बंदा किसी और चीज़ में एक्सपर्ट है, उसको आपने कहीं और डाल के रखा है, जो बंदे को आपने जिस काम पर लगाया वो बंदा उसमें एक्सपर्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी आपकी एफिशिएंसी लेवल कम हो जाएगी। ये सेम डिवीजन ऑफ वर्क के जैसा है थोड़ा बहुत। द प्रिंसिपल फोकस on the proper utilization of physical resources and human resources। optimum utilization जिसका मतलब होता है कि आप अच्छे से, आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है वो पूरे के पूरे तरीके से यूज होने चाहिए। पॉइंट नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी यानी समानता। आप सबको एक समान नज़रों से देखो। अगर आप रेम्युनरेशन डिसाइड कर रहे हो तो 2 डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट पे 2 बंदे, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, तो दोनों ही मैनेजर को आप सेम नज़रिए से देखो, दोनों का ही सैलरी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक को परचेज वाले को ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, सेल्स वाले को कम दे रहे हो बस इसके वजह से क्योंकि वो तो दूसरे डिपार्टमेंट का है ना, तो उसको कम दो, ऐसा नहीं चलेगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, आपको सेम लेवल के अगर बंदे तो उसको सेम सैलरी देनी पड़ेगी। देखते हैं अंदर क्या लिखा है। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज अ फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट। फेयर होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। विच डिवाइडिंग द वर्क while डिवाइडिंग द वर्क डेलीगेशन एंड अथॉरिटी। जब भी आप वर्क डिवाइड कर रहे हो, कोई भी काम डेलीगेट कर रहे हो या आप मॉनिटरी यानी कि आप रेम्युनरेशन डिसाइड कर रहे हो, तो आपको फेयर और फ्रेंडली होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉयज। इट इज ऑल्सो सजेस्ट दैट the remuneration should not depend on the department but at the level on which subordinate are working। यानी कि डिपार्टमेंट के हिसाब से मत सैलरी बांधो या उसमें ज़्यादा दो, उसमें ऐसा नहीं, तो अगर लेवल के हिसाब से दो। अगर दोनों ही बंदे सेम लेवल पे तो सेम सैलरी होना चाहिए। The employees working on the same level but in a different department should be paid same wages। अगर वही जो मैंने बताया, this equity will help in avoiding conflict in the organization। अगर आपने 2 लेवल के बंदे को अलग अलग सैलरी दे रहे हो और उनको पता चल गया तो या आपस के बीच का मतभेद हो जाएगा, झगड़े होने की चांसेस है। तो आप कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के हिसाब से देखना चाहिए, यानी समान नज़रों से देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 12, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यानी कि आप जब भी किसी भी बंदे को रिक्रूट कर रहे हो तो उस बंदे को भरोसा दिलाओ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त निकाला नहीं जाता। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं किसी के पास जॉब लेने जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे आज तो मेरे को रिक्रूट कर लिया पर मेरे को कभी भी निकाल सकते हैं, तो ऐसी हालत में मेरा कभी भी ध्यान जो रहेगा ना मेरे जॉब को लेके ऐसा रहेगा कि कल निकाल दिया तो, परसों निकाल दिया तो, और मेरा काम में मन ही नहीं रहेगा, तो एफिशिएंसी लेवल कम हो जाएगी। तो कभी भी अपने एम्प्लॉय को, जिसको आप रिक्रूट करते हो, उसको ये भरोसा दिलाओ कि आपकी जॉब की स्टेबिलिटी है, आपको कभी भी किसी भी वक्त निकाला नहीं जाएगा। यही लिखा है ये पॉइंट में। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजमेंट शुड अश्योर दैम, यानी कि मैनेजमेंट को भरोसा दिलाना चाहिए अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी, कि बंदे की जॉब जाएगी नहीं। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज। ठीक है, इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि अगर इनसिक्योरिटी है, बंदा हमेशा वही सोच रहा है, तो हो सकता है कि आपके एफिशिएंसी लेवल पे हो क्या सकता है, हमेशा ऐसा होता है कि आपके एफिशिएंसी लेवल पे उसका प्रभाव पड़ता है और उसका गलत प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। 13 पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? सामने से इनिशिएटिव लेना। पर आप सामने से इनिशिएटिव लेना, ये नए नए आइडियाज सोचना, इनोवेटिव आइडियाज सोचना, इनोवेटिव वे में काम करना, पर ये एम्प्लॉय कब कर पाएंगे? जब आप उसको थोड़े से फ्रीडम दोगे, जब आप उसको सोचने के लिए बोलोगे। एक मशीनरी वर्क है, ऐसे ये आपने अगर हेडिंग दे दी कि भाई ये काम करना है, तो बस उतना ही काम करता रहेगा।
पर आप जब भी उसको बोलोगे कि ये काम को आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, तो वो दिमाग लगाएगा कि 10 घंटे का काम 5 घंटे में कैसे कर सकते हैं, इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। इनोवेटिव तरीका, इनोवेटिव कब आता है, जब आप उसको फ्रीडम देते हो, तो फ्रीडम भी देना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 13 में बोला है, इनिशिएटिव रिफर टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन द इनोवेटिव मैनर, यानी कि आप उसको वॉलंटरीली बोलो कि आप काम करो, ये काम करके दो। अब वो बंदा सोचेगा इसको इनोवेटिव तरीके से कैसे करना है। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क on new ideas encourage employees to take initiative while working on given task। जब भी आप उसको फ्रीडम देते हो तो वो बंदा उसमें अच्छे से सोचता है, इनोवेटिव तरीके से सोचता है और अच्छे से काम करता है। शुड बी वेलकम बाय मैनेजर including through this discussion on these new ideas। it also help in creating healthy organization culture। और जब भी आप किसी को फ्रीडम देते हो, थोड़ा उसको सोचने के लिए देते हो, उसके सोचने पे बाउंड्रीज नहीं बनाते हो, तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, इतने सारे प्रिंसिपल को क्यों अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाए और ज़्यादा ग्रोथ कर पाए। 14 प्रिंसिपल नंबर 14 लास्ट प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड द कॉर्प से। इसका मतलब क्या होता है, टीम वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक टीम वर्क नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाओगे, आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। तो टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। हेनरी फ्योल हैज़ गिवन एम्फेसिस ऑन टीम वर्क। ज़्यादा दबाव डाले कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना ही चाहिए। स्प्रेड द कॉर्प्स मीन्स यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि आप में एक मतलब जो इकट्ठा बोलते हैं ना कि 5 लकड़ी होती है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, तो वही यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल असेट्स होता है वो होता है उसके ह्यूमन, उसके मैन पावर। तो उन लोगों का एक साथ इकट्ठा होकर काम करना बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क। तो यहाँ पे आपके 14 प्रिंसिपल खत्म होते हैं। मैं आपको बोलूँगा ये 14 प्रिंसिपल आपको सब रट्टा होना चाहिए, एक एक वर्ड एक एक चीज़ें रट्टा होनी चाहिए, और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो आप समझो और अपने ओन वर्ड में लिखो, पर जो हेडिंग है वो आपको रट्टा होना ही चाहिए, और इसमें से एक भी आपको स्किप नहीं करना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है।